हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 1 से 7 तक। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जब मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार का प्रश्न आपसे करवाया था बच्चों। आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को। देखिए, संख्या है 140, जिसको आपको व्यक्त करना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 140 का लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग लगाएंगे 70 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 35 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगा के देखिए, 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 और 7 का भाग लगाएंगे 1। अतः 140 जो कि एक भाज्य संख्या है, उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। फिर अगला भाग देखेंगे बच्चों, भाग 2। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो 156, 2 का भाग लगाएंगे 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। फिर अगला देखिए बच्चों, यहाँ हल में हम लिखेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड किसका, 3 8 2 5 3825 का। तो देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग लगा के देखेंगे। तो अंकों का योग करके देखिए, 8 और 10 2 10, 10 और 8 कितने हो गए 18। अंकों का योग 18, इसलिए 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से अंकों का योग करके देखिए, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, अभी भी 3 का भाग चला जाएगा। वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, उसमें भी 3 का भाग जाता है। 3 से विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए बच्चों। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब अंकों का योग आ गया है 11, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग लगाइए, 5 8 40, 5 25, फिर से 5 का भाग लगाइए, 17 बार जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का भाग 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। अतः बच्चों 3825 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, अर्थात 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ठीक है, देखिए अगला भाग 4। यहाँ पर आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका, 5005 का, 5005 का। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, अंकों का योगफल 10 आ रहा है। 5 का लगाइए तो ये आ जाएगा 1001। अब 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 7 का लगाइए बच्चों, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 तिया 21। फिर देखिए अब 7 का नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 11 का भाग लगाइए। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। 5005 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो हमने 5005 को लिख दिया है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अगला देखिए 7429। इसको हल कीजिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कीजिए 7429 का। तो देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, विषम संख्या है। 3 का लगाएंगे तो अंकों का योग करके देखिए, 4 और 7 11 और 2 13
और 9 कितना हो गया 22, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर देखिए इसमें भाग लगाइए आप भाग लगाइए 17 का, 17 का भाग लगाइए बच्चों। 7 4 2 9 में सीधे आप 17 का भाग लगाइए। 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 51, 17 चौक 68, कितना बच गया? बच गया बच्चों 6। 14 में से 8 गया तो 6, 2 लिखेंगे। 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बच गया? 1, और यहाँ पर भी 1, 19, 17 सत्ते 119, तो 17 का भाग चला जाएगा, आ जाएगा 17 सत्ते बच्चों 119, और ये भाग चला जाएगा, आ जाएगा आपके पास भागफल 437। फिर इसमें भाग लगाइए 19 का, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, फिर 23 का भाग जाएगा एक बार, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंडन बच्चों आप याद रख लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप अभाज्य संख्या 17 तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय क्या कर चुके होंगे, बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7429 को अभाज्य संख्या 17 गुणा 19 गुणा 23 के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको याद रखें, 7429 का अभाज्य गुणनखंडन। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। पिछले भाग में जब मैंने आपको एक उदाहरण करवाया था तब आपको मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के बराबर होता है। यहाँ आपको उस संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1, यहाँ जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो है 26। 26 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुणा 13 और 91, तो ये होगा 13 गुणा 7 या 7 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ पर HCF किसका 26 और 91 का आ जाएगा 13, तथा LCM 26 और 91 का आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है ना, LCM में सारे आते हैं और उच्चतम घाते लगाते हैं, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा। 2 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 13 की अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 13। देखिए 13 चौक 52, हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 13 और 5 18, 182 क्या आ गया LCM। अब हम उस संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो अब देखिए संख्याओं का गुणनफल निकालिए। संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 26 गुणा 91। 91 से गुणा कर लें 26 को, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 6 6 8 और 5 13, हासिल 1, तो ये आ जाएगा संख्याओं का गुणनफल 2366। तथा आप कर लीजिए HCF गुणा LCM अर्थात 13 गुणा 182, तो 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 अंटे 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ये भी आ जाएगा 2366 ही, ये भी 2366 ही आया था। अतः हम लिख देंगे बच्चों, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनका HCF गुणा LCM। किसके बराबर होगा? उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। अगला भाग देखें, भाग 2। यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो है 510 और 92। तो हल में हम पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। 510, 2 का भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर देखिए अंकों का योग 12 है, 3 से विभाजित है तो 3 का भाग लगा दीजिए।
3 8 24, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 17। अब 17 अभाज्य संख्या इसलिए 17 का ही भाग जाएगा। फिर देखिए 92 के अभाज्य गुणनखंडन, 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 छिकी 12, 2 का भाग लगाएंगे 23 आ जाएगा। 23 में 23 का ही भाग जाएगा बच्चों। अतः HCF 510 और 92 का उभयनिष्ठ गुणनखंडन कितना है, 2 है। दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 2, तो 2 की घात 1, तो HCF आ जाएगा 2। LCM में आएंगे सारे 510 और 92 के LCM में जो भी अभाज्य संख्या गुणनखंड में है उनको लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात, इसमें 1, इसमें 2, तो 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की 1, 17 की 1, 23 की 1, सबकी अधिकतम घात है 1। गुणा कर लीजिए बच्चों, 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60, 17 छिकी 102, 1020 इंटू 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23,460 आ जाएगा। अब हम क्या करके देखेंगे, संख्याओं का गुणनफल करके देखेंगे और HCF और LCM का गुणनफल भी करके देखेंगे। तो लिखेंगे अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो आपको मिल जाएगा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92, 510 और 92 गुणा कर लीजिए। 510 को गुणा कर लीजिए 92 से, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 6, 4, 46,920 आ जाएगा संख्याओं का गुणनफल। तथा HCF गुणा LCM कीजिए। HCF है 2, LCM कितना है 23,460, 23,460 गुणा कर लीजिए 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 ही ये भी आ गया। अतः लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। हैंस प्रूफ, यही आपको दिखाना था, यही जांच करनी थी, हमने जांच भी कर ली। फिर देखिए भाग 3, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो है 336 और 54। तो हल में हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336, 2 का भाग लगाइए, 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 2 छिकी 12, 1 बच गया, 2 अंटे 16, फिर से 2 का भाग लगाइए, 2 अंटे 16, 2 चौक 8, फिर से 2 का भाग जाएगा 4 2, फिर से 2 का 21, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का लगाएंगे 7 बार, 7 का लगाएंगे 1 बार। 54 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे, देखिए 27 दूनी 54, फिर 3 का भाग लगाएंगे 9 बार, फिर से 3 का भाग लगाएंगे 3 बार, फिर से 3 का भाग लगाएंगे 1 बार। अतः 336 तो हो गया, 2 की घात कितनी 1 2 3 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और 54 हो गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। अब हम निकाल लेंगे HCF और LCM। तो देखिए HCF 336 और 54 का उभयनिष्ठ, देखिए उभयनिष्ठ 2 भी है और 3 भी है, 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। न्यूनतम घातें देखिए 2 की घात 4, 2 की घात 1, न्यूनतम 1, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 न्यूनतम, दोनों की घातें 1 है जो न्यूनतम है। तो यहाँ पर 6 इनका क्या आ जाएगा HCF, तथा LCM 336 और 54 का सारे जितने भी
जितने भी गुणनखंडन में संख्याएं हैं वो लिख लें। 2, 3 और क्या आया है 7। अधिकतम घातें लिख लीजिए। अधिकतम घातें 4, 3 और 1। 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3, इसकी घात 1। ये हो जाएगा, देखिए 2 की घात 4 16, 3 की घात 3 27 और ये हो जाएगा 7। 16 को 7 से गुणा कीजिए 112 आ जाएगा, गुणा 27 करेंगे तो 27 दूनी 54, हासिल 5, 27 एकम 27 और 5 32, हासिल 3, तो ये आ जाएगा 3024। अब देखिए, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे बच्चों। तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? एक तो है 336, एक है 54। 336 गुणा 54, तो 336 को गुणा कर लें 54 से, सावधानी से गुणा करेंगे बच्चों। 4 छिका 24, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। फिर 5 से गुणा कीजिए, 5 छिका 30, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। यह आ जाएगा 4, 4 8 और 3 11, 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1, 18144, 18144, 18,144 तथा एलसीएम गुणा एचसीएफ भी कीजिए। 3024 गुणा 6 कीजिए, तो देखिए 6 चौक 24, हासिल कितनी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 6 के 18, तो ये भी वही संख्या आ गई। अतः लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये आपको चेक करना था, आपने चेक किया, बराबर आया। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। वही हम करते आए हैं, अब तक हमने 2-2 के किए थे और अब हमें क्या करने हैं, 3-3 पूर्णांकों के निकालने हैं। तो हल में देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और 21 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। बताइए एचसीएफ उभयनिष्ठ है, जिसको लिख दीजिए और उसकी न्यूनतम घात लगा दीजिए। 3 की न्यूनतम घात 1 है तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम 12, 15 और 21 का सबको लिख दीजिए। 2, 3, 5 और 7 अभाज्य संख्या। अधिकतम घातें लगाइए। 2 की अधिकतम घात दिख रही है मुझे 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की 1, 7 की 1, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 को किससे गुणा करेंगे, किससे 7 से, तो आ जाएगा 420। एलसीएम कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। फिर देखिए अगले, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो हैं 17, 23 और 29। क्या सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं? सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो लिखेंगे क्योंकि 17, 23 तथा 29 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका जो एचसीएफ होगा 17, 23 और 29 का वो तो हो जाएगा 1, क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं आने वाला। इनके दुनिया में 2 ही गुणनखंड होते हैं। 17 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 17, 23 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 23, 29 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों 1 और 29। तो एक ही उभयनिष्ठ इनका क्या है गुणनखंड है, वो 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तथा एलसीएम हम सभी जानते हैं सारे गुणनखंड आएंगे, तो वो लो 17 गुणा 23 गुणा 29। गुणनफल याद कर लीजिएगा बच्चों, यही इसका क्या होगा एलसीएम। तो ये तो बहुत आसान है। फिर आगे देखिए, अब आपको जो संख्याएं दी गई हैं वो हैं 8, 9 और 25।
8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा 3 की घात 2, ये हो जाएगा 5 की घात 2। कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी अभाज्य गुणनखंडन कॉमन नहीं है 8, 9 और 25 का, तो HCF 1 और LCM आ जाएगा 8, 9 और 25 का 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो देखिए 25 को 8 से गुणा करेंगे 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे 1800 आ जाएगा। तो इस स्थिति में एलसीएम हो जाएगा 1800। फिर प्रश्न संख्या 4 बच्चों, दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका HCF दिया गया है 9। इन दोनों संख्याओं का HCF है 9, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पता है हल में हम लिखेंगे क्योंकि HCF दो संख्याओं A और B का और उनका एलसीएम किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के। इसलिए यहाँ से देखिए HCF जो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657 गुणा एलसीएम, इनका एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम गुणा होगा बराबर होगा 306 गुणा 657 के। मुझे निकालना है एलसीएम, तो मैं निकाल लूँगा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे HCF कितना है 9। 9 से काटिए, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौक 36, 34 से गुणा कर लीजिए, 657 गुणा 34 कीजिए बच्चों ध्यान से, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छिका 24 और 2 26। देखिए ध्यान से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छिका 24 और 2 26। 3 से गुणा कीजिए, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 17 हासिल 1, 3 छिके 18 और 1 19। जोड़ लीजिए बच्चों कितना आ जाएगा 8 3 6 और 6 12, 13 की 3 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1। ये आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा एलसीएम 22,338। इस प्रकार से आप कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 को हल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अंक 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 मिले। यहाँ हल में देखिए बच्चों, हम 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंडन देखते हैं तो 2 गुणा 3 की घात n आएगा, अर्थात ये 2 की घात n गुणा 3 की घात n के रूप का होगा, जहाँ n बराबर क्या है, एक प्राकृत संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है, अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 की कितनी भी घात कर लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या घात में लगा दीजिए, 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा या शून्य पर समाप्त नहीं है। प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हल में आप पहले लिखेंगे भाज्य संख्या की परिभाषा, क्योंकि आपको व्याख्या करनी है कि ये भाज्य क्यों है, तो पहले बताना पड़ेगा ना कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अब एक में एक आपको दे रखा है 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13। क्रम मैंने अलग लिख दिया है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा गुणनफल है इसलिए क्रम विनियमितता का पालन करेगा। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के गुणनखंड देखिए, सबसे पहले तो एक इसका गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है। फिर ये संख्या खुद 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये भी इसका गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसका बच्चों कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड होती ही होती है। इसका कारण यह है कि ये खुद का गुणनखंड है, इसलिए ये भी इसका गुणनखंड है। उसके अलावा देखिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को आप लिख सकते हैं 13 गुणा 7 गुणा 11 प्लस 1, अर्थात 13 गुणा 78 के रूप में। 13 गुणा 78 के रूप में उस संख्या को आप ये लिख सकते हैं। तो इसके 13 भी इसका गुणनखंड है और 78 भी इसका गुणनखंड है, और 13 6 का 78 होता है, इसलिए ये भी इसका गुणनखंड है। उसके अलावा 2 और 3 भी इसके क्या हैं? गुणनखंड है। तो इतने सारे गुणनखंड हैं। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या है? भाज्य है। क्या है बच्चों? ये भाज्य है। इसी प्रकार दूसरा भी हल कर लेंगे। देखिए, सेकंड क्या है? 7 से स्टार्ट है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के गुणनखंड अगर मैं देखूं तो देखो मुझे मिलेगा एक। तो एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए एक ये संख्या खुद 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 खुद भी इसका गुणनखंड है। 5 इसमें उभयनिष्ठ आ जाएगा, 5 भी इसका गुणनखंड है। तो मैंने 2 से ज़्यादा 3 दिखा दिए हैं। अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं किसी संख्या के भाज्य होने की। भाज्य की परिभाषा बता दीजिए, भाज्य संख्या की परिभाषा बता दीजिए, उसके बाद में उसके 2 से अधिक गुणनखंड दिखा दीजिए, तो वह संख्या क्या सिद्ध हो जाएगी? भाज्य सिद्ध हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7, आखिरी सवाल है बच्चों इस एक्सरसाइज का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, उसके चारों ओर ये एक मार्ग है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से स्टार्ट होती है, सोनिया इसको लगते हैं 18 मिनट। फिर देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और एक लड़का है रवि, इसको लगते हैं 12 मिनट इस मैदान का चक्कर लगाने में, अर्थात यहाँ से भागकर या चलकर इधर आएगा तो इसको 12 मिनट लगेंगे। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ से उनको स्टार्ट करूँ भगाना या चलना स्टार्ट करूँ, तो देखिए सोनिया और रवि 0 मिनट स्टार्टिंग में साथ रहेंगे। इसके अलावा ये सोनिया है, ये रवि है। सोनिया यहाँ 18 मिनट बाद में आएगी, 36 मिनट बाद में आएगी, 72 18 या 54 मिनट बाद में आएगी, 72 मिनट बाद में आएगी, इस तरीके से। और रवि आएगा यहाँ पे 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, ठीक है, 48 मिनट, 72 मिनट, इस तरीके से आएगा। 60 72 60 और फिर 72 मिनट बाद में आएगा। तो अगर हम देखें दोबारा कब आएंगे, वो दोनों आएंगे 36 मिनट पे। और ये मैं कर क्या रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल या गुणज। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वही होगा इनके मिलने का समय पुनः प्रारंभिक स्थान पर। तो हम करेंगे क्या इस समस्या को हल करने के लिए? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, और हल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपनी कार्य पुस्तिका में देखिए लिखेंगे बच्चों। क्योंकि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को
18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसलिए यदि वे एक साथ एक स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो पुनः मिलने में, कहाँ पर? प्रारंभिक स्थान पर। कहाँ पर बच्चों? प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय वो किसके बराबर होगा? वो होगा एलसीएम किसका? 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम अभी हमने देखा कितना आएगा? 36 मिनट। कितना आएगा बच्चों? 36 मिनट। तो रवि और सोनिया अगर एक साथ एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो पुनः कब मिलेंगे? वो 36 मिनट के पश्चात मिलेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेंगे। ये थी बच्चों प्रश्नावली 1.2 और इसके 7 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।